देखो बच्चों, वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम जो चैप्टर कर रहे थे लाइन इंटीग्रल का, उसके ही अंदर एक पोर्शन है हमारा सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझनी है तो वो अलग बात है। क्वेश्चन तो बस सिंपल सा तरीका है उसे करने का, लेकिन फिर भी मैं हल्का डेफिनेशन तो मैं बता दूं कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप कहते हैं जिसे, वो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए प्रोजेक्शन के बारे में, अगर तुम्हें सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन समझनी है तो भैया, हाँ, हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन की। ये तो चलने को तैयार नहीं है, इसे क्या हुआ? हाँ, कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज क्या, ये चल ही नहीं रहा। बच्चों एक मिनट रुको जरा, ये मार्कर नहीं चल। तो बच्चों हम कह रहे थे सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन समझने से पहले तुम्हें जो समझना होगा तो प्रोजेक्शन समझना होगा। वैसे तो प्रोजेक्शन के बारे में तुमने पढ़ रखा हुआ है 11th-12th में। प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। सोचिए, पहले मैं एक बिंदु का प्रक्षेप बताता हूं, थोड़ी सी डेफिनेशन शुरू बता देता हूं। मान लीजिए एक बिंदु है, एक पॉइंट है, और एक ये लाइन, एक लाइन है। तो मैं इस बिंदु का इस पर प्रक्षेप चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो इस बिंदु से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए, लंब डालिए। ये डाल दिया। तो जहां पर ये लंब पड़ेगा, जिस बिंदु पर पड़ेगा, तो ये बिंदु उस ऊपर वाले बिंदु का प्रक्षेप कहलाएगा। मान लीजिए ए बिंदु है और यहां पर ये बी बिंदु पर पड़ा, तो बी बिंदु ए बिंदु का प्रक्षेप है इस लाइन के ऊपर। अगर मान लीजिए मैंने लाइन इधर ले ली तो इस पर लंब डालिए। यहां लंब डालेगा तो मान लीजिए एम पॉइंट आया, तो एम पॉइंट ए पॉइंट का प्रक्षेप है इस लाइन पर। जैसे छाया होती है, जैसे कोई पॉइंट हो और ऊपर से लाइट जला दो, तुम यहाँ पे बल्ब लगा दो ऊपर की तरफ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे कोई पॉइंट लगा दो, उसकी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो इसकी जो छाया पड़ेगी नीचे की ओर, तो वो इस पॉइंट की छाया इस पर जो पड़ेगी, तो इस छाया को बोलते हैं इस वाले का प्रक्षेप। यहाँ बात जो हम करते हैं वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, लंबवत की, क्योंकि हम लंब डाल रहे हैं ना। तो फिलहाल जो मैंने बनाया ऊपर की तरफ उसको ले लीजिए, इस वाले को। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो क्या है? बी पॉइंट है प्रक्षेप किसका? ए पॉइंट का। बी क्या है? प्रोजेक्शन है ऑफ ए का, किस लाइन पर? ऑन लाइन सी डी पर। तो ये तो मैंने एक पॉइंट का बताया प्रोजेक्शन। और कभी कभी किसी पूरे रेखा खंड का पूछता है, लाइन सेगमेंट का। अगर मान लीजिए ये हमारी एक लाइन का टुकड़ा है ए बी, और ये लाइन है हमारी सी डी। कोई तुमसे पूछता है इस पूरे सेगमेंट का, इस टुकड़े का प्रक्षेप बताओ, तो प्रक्षेप तो एक बिंदु का निकल जाता है, तो पूरे टुकड़े कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये पूरा टुकड़ा जो होगा बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होगा, तो एक एक पॉइंट का निकाल लीजिए। तो इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर पड़ा, मान लीजिए एम पॉइंट पर, अगले पॉइंट से आगे की ओर पड़ जाएगा, उससे आगे यहां पड़ जाएगा। तो इस तरह से लंब डालते जाइए, और लास्ट में बी से लंब डाल दोगे यहां पर, मान लीजिए एन पड़ा। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये वाला पॉइंट, अगले पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पॉइंट, इससे अगले का यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सारों को मिला दें तो यहां से जो एम तक, एम से लेकर एन तक की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस पूरी की पूरी ए बी का प्रोजेक्शन कहलाएगी। ठीक है? किस लाइन पर? सी डी पर। अगर तुमसे कोई कहे इधर लंब डालिए, मतलब इधर प्रोजेक्शन निकालिए, तो ए से इस पर लंब डाल देना और बी से इस पर डाल देना। तो प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी चीज का लाइन के अनुसार बदलता जाता है। तो यदि हम ए बी का प्रोजेक्शन निकालते हैं सी डी पर, तो तुम्हें ए से लंब डाल देना है, बी से परपेंडिकुलर डाल देना ये। तो जो ये एम एन जो डिस्टेंस आएगी, ये ए बी का प्रोजेक्शन होगा। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बात पूछते हैं तुमसे, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। तो यहां पे लिख दूं मैं, एम एन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन किसका? ऑफ ए बी का। किस पर? ऑन लाइन सी डी पर। अब कोई कहता है इसे निकाल के दिखाओ, ये है कितना?
अगर सपोज करिए ये लंबाई L है, तो क्या ये जो छाया पड़ी है Mn ये L होगी? नहीं हो सकती। सपोज करो एक रेखा ऐसे है, ये इसकी लंबाई L मीटर है और तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है इस वाली पर, तो जब इससे लंब डालोगे इससे लंब डालोगे तो 100% इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये वाला वो इसके बराबर आएगा। लेकिन यदि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ गई तो प्रोजेक्शन कम हो जाएगा। सही है। हम और थोड़ी सी ऊपर उठा दें तो और प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, सीधी खड़ी कर दें तो प्रोजेक्शन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से भी लंब यहीं पड़ेगा और इस वाले पॉइंट से भी लंब यहीं पड़ेगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस बनेगी नहीं। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो प्रोजेक्शन जरूरी नहीं होता कि जितना जिसका तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो बिल्कुल उतना ही हो, कम बढ़ती हो सकता है, बढ़ती तो नहीं होगा, कम ही होगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए, Mn निकालने के लिए, ठीक, यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे 1 मिनट के लिए, ये लंब डाल दिया तो जितनी लंबाई Mn की होगी उतनी लंबाई, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, चलो D मान लिया, तो AD की लंबाई होगी होगी तो Mn निकाल दीजिए या AD निकाल दीजिए। सपोज करिए ये एंगल तुम्हें पता हो, ये एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर AD की वैल्यू निकालनी है। तो इसका ये इस एंगल का ये क्या है, कोस है, आधार है, आधार, और ये क्या है, कर्ण है। तो किसका फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार AD बटे कर्ण L। तो AD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L कोस थीटा। बस इस तरह से तुम प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। अगर सोचिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, एंगल 0 हो जाए, तो ए बी लाइन AD के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब प्रोजेक्शन भी उतना ही हो जाएगा जितनी इसकी लंबाई है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, इसका मतलब ए बी खड़ी हो जाएगी सीधी ऊपर को, सी मतलब AD से 90 का एंगल बना दे, तो फिर उस टाइम पे प्रोजेक्शन कितना जाएगा, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन होगा ही नहीं। तो प्रोजेक्शन कब नहीं होगा, जब AD और AB एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस टाइम पे प्रोजेक्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में? ठीक। तो इस तरह से तुम किसी भी रेखा खंड का प्रोजेक्शन निकाल सकते हो किसी भी दूसरी लाइन पर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बस तुम्हें ध्यान देना होगा, जैसे ये लाइन है और जो ये प्रोजेक्शन है, ये कह दीजिए या नीचे वाला कह दीजिए, इनके बीच का तुम्हें एंगल पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना पड़ता। जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं इनटू में कोस और इनके बीच का एंगल डाल देते हैं। जैसा हमने यहाँ पे तुम्हें लाइन का प्रोजेक्शन निकाल के दिखाया, नहीं, प्रोजेक्शन किसी भी चीज का निकाला जा सकता है, ये जरूरी नहीं होता कि लाइन का ही प्रोजेक्शन निकाला जाए, प्रोजेक्शन किसी भी चीज का निकल सकता है। सपोज करिए तुम्हारे सामने एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये आयत, इसकी लंबाई मान लीजिए L है और इसकी चौड़ाई मान लीजिए B है। हम, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है और ऊपर की ओर z एक्सिस है। अगर हमसे कहा जाए इस आयत का, इसका तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना, तो ये भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, नहीं बना हुआ? ठीक, एक एक पॉइंट से लंब डाल दीजिए। तो इतना लंब क्यों डालते हो, पूरी इस लाइन का एक साथ प्रोजेक्शन निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, कहां निकालना है तुम्हें निकालना इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर। कहां निकालना है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो यहां से लंब डालोगे इसके ऊपर, यहां से लंब डाल दीजिए यहां पर, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पर जाएगा। फिर यहां से लंब डाल दीजिए इसके ऊपर, इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा। इस वाली का निकालना है, इस वाली का प्रोजेक्शन, तो इससे लंब डाल दीजिए यहां पर, और इससे लंब हमने डाल ही रखा है, इसको मिला दीजिए तो इसका प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा। इस वाली का प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक रेक्टेंगल का, एक आयत का प्रोजेक्शन आयत ही होगा। यही तो हुआ। ठीक, अगर हम किसी सर्किल का प्रोजेक्शन निकालना चाहें, कोई सर्किल है, सर्कुलर का कोई प्लेट मान लीजिए, तस्तरी तुमने ऐसा ऊपर रख दी और ऊपर से तुमने या तस्तरी से लंब डालना शुरू करा इस कांच के ऊपर, तो उसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा, गोली आएगा, सर्किल के जैसे ही आएगा। लेकिन यदि कोई फुटबॉल दे दे तुम्हें, कोई फुटबॉल दे दे और उसका प्रोजेक्शन पूछने लगे एक्स वाई प्लेन पे, तो बताइए प्रोजेक्शन कैसा आएगा, क्या फुटबॉल बनेगी या केवल एक सर्किल बनेगा? एक सर्किल बनेगा, फुटबॉल नहीं बन सकती। प्रक्षेप होती है छाया, जैसा हम खड़े होते हैं धूप में, तो तुमने देखा हमारा छाया पड़ती है, तो छाया जो होती है वो एक एरिया टाइप होती है, उसके अंदर केवल एरिया होता है, ठीक है, और जबकि तुम खड़े हो तुम्हारे अंदर वॉल्यूम भी है। तो किसी भी बॉडी का चाहे उसके अंदर वॉल्यूम है कुछ भी है, लेकिन जब छाया पड़ती है तो वो एक एरिया के रूप में आती है उस प्लेन के ऊपर जिसके ऊपर तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो जैसे मैंने यहां पर इसका प्रोजेक्शन निकाला, इस आयत का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक आयत बना, ये नीचे वाला आयत
नहीं बना। तो नीचे वाला जो ये आयत है, रेक्टेंगल है, ये ही ऊपर वाले का प्रोजेक्शन है। अगर मैं इस थोड़ा सा इस आयत को ऊपर की ओर खड़ा कर दूं, ऐसा खड़ा कर दूं, इस तरह से खड़ा कर दूं, तो इस आयत का प्रोजेक्शन इस वाले आयत के समान होगा या कम होगा? कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ जाएगा। इतनी बात समझते हो तुम? ठीक बात। वही बात यहां पर आती है कि अगर मान लीजिए तुमसे इसके बीच का एंगल, यहां पर ये वाला एंगल थीटा दिया जाए और इस पूरे आयत का, अब यहां पर क्या है, हम इस आयत का एरिया लेंगे। मान लो इस पूरे आयत का, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, सपोज करिए वो एस है, ठीक है, और जो इसका प्रक्षेप पड़ा, ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ, इसका हम इसको हम निकालना चाहते हैं, इसको हम नीचे वाले को निकालना चाहते हैं। अगर ये नीचे वाला ये वाला रेक्टेंगल है तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ होगा, तो जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया होगा। इसका एरिया आएगा ऊपर वाले का L इंटू बी, तो इसका भी L इंटू बी बैठेगा। लेकिन जब ये ऊपर खड़ा कर दोगे तुम, तो इसका नीचे वाले का एरिया फिर इतना नहीं रहेगा जितना ऊपर वाले का है। अरे ऊपर वाले का तो अब भी L इंटू बी ही है, ये L है और ये कितनी है, B है, अब भी ऊपर वाले का एरिया L इंटू बी है, लेकिन नीचे वाले का एरिया फिर L इंटू बी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन खड़ा हो जाएगा तो ये आगे आ जाएंगे। फिर समझ में आ रही तुम्हें बात? तो उस टाइम पे इसका प्रक्षेप कैसे निकाला जाएगा, इसका एरिया लीजिए, इंटू में कोस लगा दीजिए, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन पड़ेगा इसका, यहां पर आकर पड़ेगा ये और ये वाली पड़ेगी यहां पर आकर, समझ रहे हो तुम? तो ये वाला जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कम होगा वो देखना चाहते हैं। मान लीजिए इस पूरे का एरिया एस है, तो इसका जो एरिया आएगा इस वाले का प्रोजेक्शन का, वो आ जाएगा एस कोस थीटा, जितना इनके बीच का यहाँ एंगल हुआ होगा। अगर ये थीटा 90 हो गया, कहने का मतलब ये वाला एरिया खड़ा हो गया, ऊपर सीधा खड़ा हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर पड़ेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। समझ में तुम? तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन एरिया का भी निकाल सकते हैं, और प्रोजेक्शन हम किसी लाइन का भी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट का भी निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन तो सबके निकल जाते हैं। अब वो प्रोजेक्शन बनता क्या है वो तुम्हें देखना होगा। तो ध्यान रखना कि भी कोई सॉलिड होगा, चाहे फुटबॉल हो, कुछ भी हो, उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो एक एरिया टाइप बनता है किसी भी प्लेन के ऊपर। जैसे हमने इसका निकाला, तो इसका जो एरिया बना ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर निकाला हमने। अगर इसी आयत का हम प्रोजेक्शन निकालें किस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस नहीं, जेड वाई प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर निकालें। कहां गया, ये तो भाग गया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी प्रोजेक्शन निकाला जाता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, एरिया का निकाल रहे हो तो एरिया इनटू में कोस थीटा जाएगा। अब थीटा ये बताएगा कि अगर वो खड़ा हो जाता है, 90 का एंगल बना लेता है, तो प्रोजेक्शन जीरो जाएगा। सही है। तो बस ये थोड़ी सी प्रोजेक्शन की बात करिए, वैसे तो हम 3D में पढ़ेंगे और तुमने फिजिक्स में हो सकता है पढ़ भी रखा हो, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। तो फिलहाल तो हम अपने उस पर आते हैं, सरफेस इंटीग्रल पर आते हैं। सरफेस इंटीग्रल पर ये हमारा टॉपिक है, इसे तुम्हें नोट करना होगा, पहले सुन लीजिए। हम यहां पर लिखा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस का मतलब पृष्ठ, ठीक है। जैसा कि एक आयत होता है, आयत एक 2D में है, 2D में तो है ये, तो ये जो ये इसका ये इसे हम एरिया बोलते हैं, यही हमारा पृष्ठ भी होता है। पृष्ठ या एरिया एक ही बात होती है बस। इसे बोलते हैं ओपन एरिया, ओपन सरफेस, क्या था, खुला हुआ, जैसा आयत का होता है। अब बात करिए फुटबॉल का, फुटबॉल में भी पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, वो बंद कहलाता है। जैसे एक कमरे का क्लोज कहलाता है। जो 3D में होते हैं सरफेस वो बंद होते हैं हमेशा, और जो 2D में होते हैं वो खुले हुए होते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए तुमसे कहा गया एक स्क्वायर का, कह लीजिए स्क्वायर का तुम एरिया निकालते हो, तो ये एरिया ही तो सरफेस है, ठीक है, बस ये खुला हुआ है। और जो तुमने बता रहा था अभी, मैं मान लीजिए कमरे का निकालना है, क्यूबोर्ड का निकालना है, क्यूब का निकालना है, वो सब बंद सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या चीज है वो समझा रहे हैं हम। वैसे तो मैंने शॉर्टकट में लिखा डेफिनेशन में, ऐसा इंटीग्रल जिसे इवेल्यूट करने के लिए, मान निकालने के लिए एक सरफेस की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। और जो हमने लाइन इंटीग्रल होता है उसको सोल्व करने के लिए लाइन की जरूरत पड़ती है, एक कर्व की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अब यहाँ बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेट होगा ये। लेकिन वास्तव में डेफिनेशन है क्या वो तो मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, ये एक किसी चीज का मैंने सरफेस लिया है, पृष्ठ लिया है, पृष्ठ क्या लिया है, ये पृष्ठ लिया है। मैंने लिख देता हूं मैं, लेट एस इज ए सरफेस। मान लीजिए एस एक सरफेस है, और एंड एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फंक्शन,
ये मैंने कोई एक स्केलर फंक्शन ली है। अब तुम्हें क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इस तरह से टुकड़े कर लिए। इनमें से फिर तुम्हें एक टुकड़ा लेना है। मान लीजिए ये टुकड़ा लिया तुमने, ये वाला टुकड़ा। तो इस टुकड़े पे करना क्या है, इस पे एक तो पॉइंट पकड़ना तुम्हें, इसका इस पर एक पॉइंट पकड़ना, उससे कोऑर्डिनेट मैंने कह दिए हैं x1 y1 z1। हर टुकड़े में ये काम करना। पहले एक टुकड़े का समझाता हूं। और इस टुकड़े का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैंने कहा ds1। पूरा सरफेस कितना है, यो s है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, तो हर टुकड़े का सरफेस, इसका टुकड़े का सरफेस ds1 है। d का मतलब होता है छोटा सा। इसी तरह से और कोई टुकड़ा लेंगे, ये वाला टुकड़ा लेंगे, ये वाला टुकड़ा लेंगे, ये टुकड़ा, इस पे एक पॉइंट पकड़ेंगे, उसे कोऑर्डिनेट पकड़ेंगे, हाँ, x2 y2 z2, और इसका एरिया मान लेंगे कितना है, ds2 है। ये टोटल टुकड़े हमने अभी n करे हैं। कितने करे हैं, n, जिन्हें हम गिन सकते हैं, 10 टुकड़े, 50 टुकड़े, ऐसे कर ले गिनती में जो है। तो इन जनरल मैंने n कह दिया, क्योंकि यदि मैं कहूंगा 50 टुकड़े करें तो बच्चा क्या 60 क्यों नहीं करे, दूसरा क्या 70 क्यों नहीं करे। तो इसलिए मैंने इन जनरल मान लिया कितने टुकड़े हैं, n है। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान सुनना मेरी बात को। प्रत्येक एरिया को लेना, जैसे इस एरिया को ले लो, इस एरिया को लेना, इस एरिया पर फंक्शन जो तुमने पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये मान लीजिए तुमसे कोई कहने लगा फंक्शन ये है हमारी एफ एक्स वाई जेड, और तुम्हें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 2 3 पर, तो तुम क्या करोगे, जहां x है वहां 1 भर दोगे, जहां y है वहां 2 भर दोगे, जहां z है वहां 3 भर दोगे। तो तुम्हें हर टुकड़े के अंदर एक पॉइंट पकड़ना है, उस पॉइंट पर फंक्शन जो दी गई होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कहने का मतलब एफ x1 y1 z1, और उस वाले टुकड़े के सरफेस की या एरिया की मल्टीप्लाई करनी है, और यही काम सबके साथ करना है। सही है। फिर दूसरा सरफेस लेना है या फंक्शन कह दीजिए, दूसरे पॉइंट पर पहला फंक्शन ले लीजिए, ये रही एफ x2 y2 z2 इनटू में उसका एरिया, और यही काम करते जाइए। मान लीजिए तुमने n टुकड़े करे हैं, तो xn yn zn और इनटू में dsn, इसको जोड़ दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने पर जो बनेगा उसको मैं समेशन में लिख रहा हूं, ये यहीं पे लगा दूं समेशन, चलो एक यहीं लिख देता हूं। समेशन में लिख दिया मैंने xn yn zn, और यहां पे लिख दिया dsn। या एक काम कर देते हैं, i डाल देता हूं मैं, i और यहां लिख दिया मैंने dsi। कोई पूछेगा i का मतलब क्या है, मैं कह दूंगा 1 to n है। ठीक है। तो ये हमने टोटल को जोड़ दिया। ठीक, इस वैल्यू को तुम्हें, इसी को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, लेकिन कब, जब इसके टुकड़ों की संख्या अनंत हो जाए। ये तो हमने निकाला कितने पर, n टुकड़े करके। अब इसको हमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने, वे जितने तुम्हारे ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो मान लो बड़े बड़े टुकड़े हैं, और हमें इन टुकड़ों की संख्या बढ़ा दें यदि हम, कि भाई जैसा मान लो तुमने पहले 10 टुकड़े करे, हमने 50 टुकड़े कर दिए, फिर उसके बाद तो टुकड़े छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, एरिया बढ़ जाएगा घट जाएगा, एरिया छोटा हो जाएगा। तो इसके जो टुकड़े करने हैं वो इनफाइनाइट करने, अनंत। तो बताइए हर टुकड़े का एरिया लगभग कितना हो जाएगा, हर एरिया जितना भी टुकड़े का एरिया है ना, ये एक छोटे से पॉइंट में सिमट जाएगा बाद में जाकर, ये तो होगा। तो अब तुम्हें इसकी क्या ले देनी है, लिमिट ले देनी है। लिमिट का मतलब है यहां पर n को कहां तक बढ़ा देना है, इन्फिनिटी तक, i इक्वल टू 1 to n, और यहां पर xi yi और zi इनटू में क्या कर देना, dsi। इस पूरे को ही बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, जो इसकी वैल्यू आएगी। तो सरफेस इंटीग्रल क्या हुआ, हर टुकड़े पर तुम्हें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू नोट करनी है, और हर टुकड़े का एरिया, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर जो वैल्यू बनती है उसी को बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल। क्यों निकाला जाता है वो बाद की बात है, अभी फिलहाल इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। इसको संकेत क्या देते हैं, एंड डिनोटेड बाय डबल इंटीग्रेशन बनाते हैं। पीछे ये फंक्शन लिख देते हैं, यहां पर जो भी फंक्शन रखे तुम्हें एक्स वाई जेड, और यहां पर लिख देते हैं ds लिख देते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू को इससे संकेत दिया जाएगा। अब मैं नीचे लिखूंगा इसका दैट इज, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संकेत दिया गया है, इसको दिया गया है एक्स वाई जेड पीछे ds बराबर समेशन i इक्वल टू 1 to n, और यहां पर xi
वाई आई जेड आई और इनटू में ds आई, और यहां पर लिमिट लिख दीजिए n टेंस टू इंफिनिटी। बस जी इसे ही बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखिए किसका बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, ये बोला जाएगा इस फंक्शन का। अब जिस किसी भी फंक्शन का तुम्हें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, बस ये ध्यान रखना वो फंक्शन स्केलर में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्केलर में। ठीक, अगर वो फंक्शन स्केलर में होगी तो तुम उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल पाओगे। अब यहाँ पे बात उठती है कि हम ये बना क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है, वो अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसे ना नोट कर लीजिए। बच्चों ये बताइए, जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? हाँ बहुत बढ़िया। एरिया जो होता है हमारा, जो क्षेत्रफल होता है, जैसे तुम जरा मान लो एक आयत है, ये ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जरा मान लीजिए इसकी लंबाई l है और ये चौड़ाई कितनी थी? b थी। ठीक, तो फिर बात उठती है कि भाई ठीक है, इसका एरिया तो हमें पता है l इंटू बी बैठ जाएगा, ये तो इसका मापांक हो गया एरिया l गुना बी। तो फिर इसमें दिशा क्या होती है? दिशा इसमें दो होती है। जब भी किसी एरिया की बात की जाती है, उसकी दिशा की बात की जाती है, तो नॉर्मल इसकी दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। एक ऐसी लाइन खींचिए जो इस पर 90 का एंगल बनाती हो, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल इसकी दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन नॉर्मल की दिशा दो होंगी, नॉर्मल यहां भी खींच सकते हो और नॉर्मल नीचे को भी जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला एरिया एक्स और वाई प्लेन में है, किसमें? एक्स वाई प्लेन में, तो बताइए इसकी दिशा किधर को हुई? नॉर्मल की दिशा क्या है? जेड के अनुसार। अगर ऊपर को लोगे तो इधर की दिशा क्या होती है? के। तो इसका नॉर्मल के, मतलब के की दिशा में। और यदि तुमने नीचे को लिया नॉर्मल, तो इसकी दिशा माइनस के। हाँ, मतलब नॉर्मल जो बताओगे तुम तो क्या होगे भाई, जेड की दिशा में है लेकिन विपरीत दिशा में है, नीचे की ओर है, या माइनस के बोल दीजिए। ठीक है, तो दिशा का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे के का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए कोई सरफेस तुम्हारा इस वाले प्लेन में हो, किसमें? वाई और जेड में, ये है तुम्हारा एरिया। अब इसकी दिशा कैसे करेंगे? तो जो इसका नॉर्मल होगा वो एक्स की दिशा में होगा, क्योंकि ये वाई और जेड से मिलकर बना है। एक तरह से समझिए जैसे कि मतलब सामने में दीवार है, ये दीवार ले लीजिए, इस दीवार का तुम्हें एरिया वो बताना है, दिशा बतानी। तो इस दीवार पे 90 का एंगल बनाते हुए खींच दीजिए, तो वो नॉर्मल होगा, वो इसकी दिशा बताएगा, चाहे वो किधर को भी हो। अब जैसा मान लीजिए इसके पीछे है, पीछे भी नॉर्मल ले सकते हैं, तो नॉर्मल इसकी जो है नॉर्मल दो हो सकते हैं, एक इधर को भी और एक उधर को भी। ऐसे ही यदि मान लीजिए हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल, तो फुटबॉल का जहां लेदर लगी हुई है ऊपर की ओर, वो भी तो एक सरफेस है, तो उसका नॉर्मल कैसे लिया जाएगा? इसके नॉर्मल देखिए, इस पॉइंट पे देखना तो मैं नॉर्मल, तो नॉर्मल यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल की दिशा इधर को होगी, लेकिन नॉर्मल की दिशा तो अंदर को भी होती है। तो जितने भी तुम्हारे ये क्लोज वाले सरफेस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनका जो नॉर्मल है अंदर वाला कभी नोट नहीं किया जाता, हमेशा उनका नॉर्मल बाहर की ओर देखा जाता है। समझ में आ गई? अगर तुम्हें इस पॉइंट पे देखना तो दिशा ऊपर को ली जाएगी, इस पॉइंट पे देखना तो इधर को ली जाएगी, बस टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। एक दिशा फिक्स कर ली जाती है। अब वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कोई कहेगा हमने तो ये ली थी इस पॉइंट पर, दूसरा कहेगा मैंने तो इस पर नीचे को ली थी, तो सबके आंसर अलग हो जाएंगे। तो उसे फिक्स कर दिया गया, जब भी तुम्हारा कोई सॉलिड होगा और उसके तुम्हें सरफेस की दिशा देखनी है, तो हमेशा बाहर की ओर लीजिए, अंदर की ओर मत लीजिए, बस इतना ध्यान देना है यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट के लिए, इतना समझ में आ गया? अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसे ध्यान सुनो एक मिनट के लिए। जो अभी हमने सरफेस लिया था, ये लिया था इस टाइप का, इसके हमने टुकड़े करे थे। मान लीजिए ये वाला हमने एक टुकड़ा लिया, इस पर इसका हमने एरिया बताया था अभी, तो चलो फिलहाल तो डीएस कहता हूं इन जनरल, ये डीएस है, इसका एरिया इस वाले के टुकड़े का, इस एरिया। यहां पर तुम्हें एक वेक्टर फंक्शन लेनी है। मान लीजिए वो फंक्शन वेक्टर फंक्शन है, तो इधर को है, और वो है कैपिटल एफ एक्स वाई जेड। मैंने यहां पे लिखा, मान लो एफ एक वेक्टर फंक्शन है, एक्स वाई जेड, और एन कैप वो यूनिट नॉर्मल है, इज यूनिट नॉर्मल, या यूनिट में डालो अभी एन ही लिख लो, एन इज ए नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी कह दिया मैंने, फिलहाल पी पॉइंट पर। देखो एफ इधर को दिखाई, नॉर्मल मान लीजिए इधर को है, ये ठीक। अब मुझे इस एफ का सरफेस इंटीग्रल निकालना, लेकिन सरफेस इंटीग्रल तो स्केलर का निकलता है। अब ऊपर देखना,
ये फॉर्मूले में क्या है, ये एफ स्केलर है। वो जिस फंक्शन का भी निकालना हो वो फंक्शन यहां भर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है इस वेक्टर फंक्शन का, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर फंक्शन का इधर को कंपोनेंट निकाल लूंगा, क्योंकि जब मैं इसका नॉर्मल की दिशा में कंपोनेंट निकालूंगा तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी, तो वो स्केलर बन जाएगा। तो तुम्हें एफ का कंपोनेंट बताना है मुझे एन की दिशा में, कंपोनेंट ऑफ एफ किसके अलोंग, अलोंग एन के, एन के। तो बताओ क्या जाएगा, एफ डॉट एन अपॉन एन का मोड, ठीक है, ये तो आएगा। या हम इसे ऐसे ले सकते हैं, एफ और डॉट और यहां पर एन वेक्टर डालकर और इसका एन कैप डाल दूं है, चलो जी एन कैप डाल देता हूं, एन कैप ये लिख दिया। आगे बात समझ में, ठीक बात। तो अब तुम कोई पूछने लगा तुम्हें इसका क्या निकालना, सरफेस इंटीग्रल निकालना, तो अब बताओ सरफेस इंटीग्रल क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल किसका, ऑफ एफ डॉट एन का, बताइए क्या बैठेगा इसके अनुसार, इक्वल टू डबल इंटीग्रल और यहां आ जाएगा एफ डॉट एन और यहां आ जाएगा डीएस। तो इस फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल ये बैठेगा, लेकिन ध्यान रखना इस फंक्शन का कंपोनेंट लिया गया है, फंक्शन नहीं ली गई, फंक्शन का कंपोनेंट किधर को, नॉर्मल की दिशा में। तुम बताइए, याद करिए, ये तुमने फिजिक्स में कहां पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, ये फॉर्मूला फ्लक्स निकालने में काम आता है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स नहीं याद है तुम्हें, बहुत बढ़िया, अरे यही तो इसकी एप्लीकेशन है। हाँ सबसे ज्यादा जो है डबल सरफेस जो है या सरफेस इंटीग्रल, ये फ्लक्स निकालने में काम आता है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बोल लेता हूँ, वैसे ही जो है, वैसे तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो बता ही दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बहुत बढ़िया, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एक हमारा एक रेक्टेंगल टाइप है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस है, ये फील्ड लाइन जा रही है, ये फील्ड लाइन ऐसी हैं जो इस पर 90 का एंगल बनाती है, इस सरफेस पर, इस रेक्टेंगल के सरफेस पर कितने का एंगल बना रही है, 90 का। ये कुछ तिरछी भी आ रही हैं ऐसे, बता सकते हो इस चित्र को देख के कितना फ्लक्स हो रहा है यहाँ पर, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो चेक करना, कितना फ्लो है उसके अंदर को, उस एरिया के अंदर में को कितना फ्लो हो रहा है उसका, तो कितना हो रहा है यहाँ फ्लक्स। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन जो हैं इसी फॉर्मूले पर हैं, हमें केवल यहां पर एफ दिया जाएगा और पृष्ठ दिया जाएगा। अब पृष्ठ किस चीज का दिया गया है, सरफेस किसका दिया गया है, गोले का दे देगा, कभी सिलेंडर का दे देगा, वो अलग अलग तरह के सरफेस देगा, ठीक है। तो उनसे हम एन बनाएंगे। अब तुम्हें पहले बता दूं कि एन के लिए हमने चैप्टर पढ़ रखा है ग्रेडियंट निकालने का, तुम्हें बताया था मैंने कि ग्रेडियंट जो होती है वो क्या देती है, सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर देती है, लिखवाया था मैंने ये। अगर कभी किसी सरफेस का तुम्हें नॉर्मल चेक करना हो तो उसके लिए तुम्हें ग्रेडियंट निकाल देनी है। मान लो ये तुम्हारी फुटबॉल दे दी, ठीक है, और तुम्हें इस पर नॉर्मल चेक करना, किस पॉइंट पे चेक करना, इस पॉइंट पे चेक करना, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये निकलेगा कैसा है, इसके लिए इस सरफेस की तुम्हें इक्वेशन पता होगी, उसे मान लेंगे हम एफ, एफ मान के उसका निकाल देंगे ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ही हमें क्या देता है, नॉर्मल वेक्टर देता है, लिखवाया था मैंने। अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो इससे निकलेगा, या एन कह दीजिए, एन निकालना हो तो इससे निकलेगा, एक तो ये याद रखना तुम, ठीक। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आता है डीएस का। अब देखिए मैं प्रूफ करवाने के उसमें नहीं हूं, डीएस, डीएस निकालने के लिए प्रोजेक्शन निकालना पड़ता है, प्रक्षेप निकालना पड़ता है। जो हमने छोटा सा एक पार्टिकल लिया था, अभी काटा था डीएस, उसका हमें एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन चाहिए कि एक्स वाई प्लेन पर इसकी छाया कैसी पड़ेगी, वो कितनी होगी, फिर वाई जेड पर निकालूंगा मैं, जेड एक्स पर निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ डीएस क्या है, यहाँ पर इसका मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा, एक बार एक्स वाई प्लेन पे, एक बार वाई जेड प्लेन पर, एक बार जेड के। मैं प्रूफ नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो तीन फॉर्मूले हैं इसके, पहला फॉर्मूला है dx ओवर dy अपॉन में है n डॉट k, ये दूसरा फॉर्मूला है dy ओवर dz अपॉन
एन डॉट आई, जो इसमें नहीं है वो लिया गया है नीचे, और तीसरा फॉर्मूला है dx ओवर dz का। इनमें से तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एन डॉट क्या आ जाएगा, जे, ये आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है, ds का प्रोजेक्शन है, ये वाला जो है एक्स वाई प्लेन पे है, ये वाई जेड प्लेन पे है, और ये है एक्स जेड प्लेन पर। तो ds इन फॉर्म से यूज निकाला जाएगा। क्या होगा, मैं प्रूफ करवा दूंगा ना कैसे बने ये। अगर मैं बढ़े, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, एक एन तुम निकालोगे, इससे एन डॉट के निकाल लोगे, जो भी एन आएगा उसमें डॉट के कर लोगे। अगर एन डॉट के जीरो आ गया तो ds का फॉर्मूला ये मत लगाना, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। तो एन डॉट आई निकाल के देखना, फिर क्या पता एन डॉट आई जीरो ना आए, मतलब जो जीरो ना आए तुम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें से। ये सारे नहीं यूज करने, कोई सा एक लगाना है इसमें से, चाहे ये लगाना ये लगाना। इसकी पहचान यही होती है कि नीचे वाला जीरो ना बन जाए बस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान से क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए जी, क्वेश्चन है हमारा ये, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि चलो, तो वो तो बोल दिया मैंने मुंह से जो है। ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है, डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, एन डीएस दिया गया है, एफ ये दिया गया है, यहाँ पर एस क्या बताया गया उसे पढ़ो। एस जो है सरफेस है किसका, ऑफ द स्पेयर का। स्पेयर की कुछ नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 1, लेकिन वो स्पेयर का पार्ट है जो पहले खाने में ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ये लिमिट निकालने में तुम्हें फायदा देगा। क्वेश्चन करना शुरू करें, ठीक है, बस एक मिनट ध्यान देना। सॉल्यूशन याद करो, एफ तो हमें दे रखा, एफ की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रहा, हर क्वेश्चन में ये देगा। अब प्लस के एक्स वाई के, ठीक है। अब सबसे पहले चाहिए हमें एन और डीएस, बस दो चीजें। एफ हमें पहचानना होगा सरफेस क्या है, सरफेस दिया हमें इसका, तो पहले छोटा एफ पकड़ी, मानिए कैसे बताया था तुम बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 को इधर ले आइए, तो ये तुम्हारा एफ है। अब तुम्हें इसका नॉर्मल चाहिए तो डेल एफ निकाल दीजिए। ग्रेडियंट बताओ कैसे निकलता है, एफ का करेंगे एक्स के पीछे आई, एफ का वाई के पीछे जे, एफ का जेड के पीछे के, करो एफ का एक्स के 2x आई, फिर वाई के 2y जे, फिर जेड के 2z के, बस ये आ गया, ये हमारा एन आ गया, ये आ गया। अब हमें करना है एन डॉट आई या एन डॉट जे, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। बताओ एन डॉट, हाँ यूनिट नॉर्मल तो बना दो। यूनिट नॉर्मल क्या होगा, एन वेक्टर बटे एन का मैग्नीट्यूड, करियो। एन कितना है 2x आई प्लस 2y जे प्लस 2z के, बताओ अंडर रूट में कितना जाएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4z स्क्वायर, ये तो आएगा। ठीक है, 4 बाहर निकाल दो वो कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी जगह तुम 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 थी। तो यहां से आ जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस ये आ गया। तो ये हमारा एन कैप आ गया, सही है। एक तो ये होता है मेन, हर क्वेश्चन में ये निकालना, एन कैप निकालना। फिर दूसरा मेन होता है इसके अंदर क्या निकालना, डीएस निकालना। अब डीएस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कराया जाएगा, देखो एक में था एन डॉट आई था, बताओ एन डॉट आई जीरो बैठ जाएगा क्या, एन ये रहा, और डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई होगा तो 2x आ जाएगा, एन डॉट जे करोगे तो 2y आ जाएगा, एन डॉट जेड करोगे तो 2z आ जाएगा। तो किसी में भी जीरो नहीं आएगा, तो तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। सपोज करिए तुमने करा एन डॉट आई वाला, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, कभी याद ना हो तुम्हें। देखिए डीएस के फॉर्मूले ये हैं, एक तो है dx dy वाला, उसमें है एन डॉट के, दूसरा है dy dz वाला, इसमें y और z आ रहे हैं तो इसमें हाँ x आई आ जाएगा, इसमें x z, इसमें आ जाएगा एन डॉट जे, ये तो आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन तुम एक्स वाई में करोगे, एक्स वाई में करोगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, वाई जेड में करना चाहते हो तो इसमें करना, जेड एक्स जेड में करोगे तो इसमें करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है नीचे वाला कोई सा भी जीरो नहीं होगा, तो वो तुम्हारी मर्जी है। एक्स वाई में करोगे तो इससे करोगे, तो फिर तुम्हें एन डॉट के निकालना चाहिए।
तो देखो ऊपर से बताओ एन डॉट के कितना आएगा। एन डॉट के एन कितना था ऊपर देख लो एक बार, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो करवा दूं कम से कम। 2yj अब प्लस के 2zk, ये था हमारा एन, और डॉट के कर दिया, तो डॉट होती है आई के आई में, जे की जे में, के की के में, तो कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा। ये तो आएगा। बताओ ds क्या बन गया, ds बना हमारा dx dy अपॉन 2z, ये आ गया। ये तो बैठ गया। इसका मोड क्या लेगा, इसे तो अपना भी पॉजिटिव है, 2z ही तो है, ये आ गया। अब सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला जो ना पूछा था वो बता दो। हाँ क्या था फॉर्मूला, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन और यहाँ पर ds भरो, एफ डॉट एन, एफ ऊपर वो रहा, ये रहा, ये रहा, और डॉट करनी है तो मैं एन के साथ, तो एन के साथ डॉट करो, ये निकाला एन कैप, ये रहा, इसकी डॉट इसके साथ, आई की आई में हो जाएगी, तो क्या जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, कुल मिला के ये बैठ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ बैठ जाएगा 3xyz, ये तो बैठा ठीक। और ds ये बैठा, ds कितना था, dx dy अपॉन, है कहां पर, ये तो नहीं रहा एन कैप, क्वेश्चन में कहा, ये वाला एन जो है, वेक्टर तो है सारे हैं, एफ भी और एन भी। इतना उतारो पहले तुम, लो करिए बच्चों, कितना आ गया, हाँ हम तो कहां तक गए थे, अपॉन में 2z था, ये तो था 2z, बस जी यहाँ पर जेड से जेड कट गया। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, में आ गया 3/2 तो बाहर निकाल दो, एक्स वाई में आ गया, ये रहा dx ओवर dy, बस जी अब इसे लिमिट निकालनी पड़ेंगे बस। हाँ देखो अब ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, डबल इंटीग्रल का चैप्टर पढ़ा दूं ना, बस अब उसे सोल्व कर दो, वो तुम आता ही ना। बताओ तो, ये क्वेश्चन है हमारा, ये दिया क्या, फुटबॉल, कहने का मतलब स्फेयर, अगर तुम्हें एक्स की लिमिट निकालनी थी तो क्या करते थे, तो तुक्का बताया था मैंने, तुक्का, वाई जेड को 0 भर दियो, बताया था, बस पुट कर देना, तुक्का है ये, बस ध्यान रखना, वाई और जेड को 0 भर दीजिए, कोई रूल नहीं है ये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आएगी, लेकिन वो कह रहा फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना, तो हाँ 0 से स्टार्ट करना, तो x की लिमिट जाएगी 0 to 1, डाइट कर दिया मैंने। अब बताओ y की लिमिट निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, केवल z को 0 भर देना, z को, तो जब z को 0 भरोगे तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, तो y की भी 2 लिमिट आएंगे, लेकिन उसने कहा फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करना, तो y की वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से लेकर √1 - x स्क्वायर तक, ये आ गई। अब बताओ यहां पर लिमिट किसकी वेरिएबल बनी, x की या y की, y की लिमिट बनी, x की लिमिट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिमिट बाद में सोल्व होती हैं, पहले वेरिएबल लिमिट सोल्व होंगी। तो बताओ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दिखाओ, y स्क्वायर बाई 2, ये तो आएगी, और y की लिमिट भर देंगे 0 से लेकर √1 - x स्क्वायर, बस उसके बाद करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 2 को तो बाहर निकाल दो, 3/4, बताओ लिमिट भर के दिखाओ, जब ये भरेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा, x स्क्वायर, और y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, बस ये बच गया, इंटीग्रेट करके दिखाओ कितना बैठ गया, 1 मिनट, 3/4 तो बाहर है ही, हाँ x स्क्वायर बाई 2, हाँ x की पावर 4/4, और लिमिट भरो 0 to 1, सोल्व करो कितना बैठा देखियो, वो कंफ्यूजन हो गया, किताब में जो हो रहा है वो n लिख रखा, बस उसने n लिख के पीछे लिख दिया है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हमें कैप लगाना है यहाँ। अरे बच्चों देखो इस फॉर्मूले में गलती होगी, ds का फॉर्मूले में n कैप है, सब जगह n कैप, नहीं कुछ नहीं, वही तो बस चेंज होगा थोड़ा सा, कर लिया इतना। अब देखो मैं वही पहुंच रहा हूं, अब ये रहे, यहां पर निकालने में गलती, ये n डॉट क्या था, ये n कैप था, यहाँ n कैप यहाँ पर, हाँ तो जब इसके तुम उससे डिवाइड करोगे ना यहाँ पर, तो इसके, हाँ इसका क्या करना पड़ेगा, n कैप का मैग्नीट्यूड, नहीं मैग्नीट्यूड क्या, n डॉट के तो करना पड़ेगा। देखिए ऊपर कितना था, निकाल रखा था, बस तो बस इधर छोड़ दूं मैं यहाँ से, ये इसे हटा दूं, चलो ये कर लियो ठीक है, तो यहाँ बैठ जाएगा तुम्हारा मेरे ख्याल से कितना, x i प्लस के वाई जे जेड के और डॉट के था है? तो केवल कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, हाँ तो 2 फालतू आ गया हमारा बे मतलब का,
ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा आंसर में गलती हो गई थी, सही कर लिए इसे। बस वो सीधा एन लिख रहा, हम लिख रहे हैं एन कैप। ठीक है बच्चों, ऐसा करो और कल करेंगे।